नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार स्वामी आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल के हमारे वीडियोस में हमारा जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था बेसिकली मनोविज्ञान का परिचय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मुख्य रूप से हमारे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। किस प्रकार का अध्ययन करता है ये कि प्राणी मुख्य रूप से सीखता कैसे है, प्राणी मुख्य रूप से पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कैसे करता है, प्राणी मुख्य रूप से सोचता कैसे है, और इन सब प्रक्रियाओं के साथ साथ प्राणी वातावरण के साथ समायोजन किस प्रकार से करता है, इन सब का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। कल हमने ये भी देखा था कि मनोविज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति होती है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से होती है। कौन सी भाषा से होती है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के हमारे दो शब्द थे। पहला शब्द था हमारा साइकी और दूसरा शब्द था हमारा लोगस या लोगोस। साइकी का अर्थ होता है सोल, लोगोस का अर्थ होता है साइंस। सोल को हम लोग कहते हैं आत्मा, साइंस को हम लोग कहते हैं विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मनोविज्ञान कहलाता है। कल हम लोगों ने यह भी देखा था कि मुख्य रूप से ग्रीक भाषा का जो आधुनिक रूप है वो लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा का भी व्यवस्थित रूप या लैटिन भाषा को भी हम लोग यूनानी भाषा बोलते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने मुख्य रूप से इसके बारे में डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे जैसे बच्चों के कमेंट पढ़ने को मिले हैं, आप लोग बेटा इस वीडियो को जितना शेयर हो सके, जितना लाइक कर सको, जितना सब्सक्राइब कर सको, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए जो बच्चे अपने इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से कोचिंग सेंटर में नहीं आ पाते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो, जितना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उतना ज़्यादा कीजिए। आज हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का जो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्पत्ति से संबंधित ही, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं इस उत्पत्ति से संबंधित जो हमें जानने बड़े जरूरी है। क्या क्या फैक्ट्स हैं? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मुख्य रूप से मनोविज्ञान शब्द की जो पहली उत्पत्ति होती है वो कौन से शब्द से होती है? आत्मा शब्द से। कौन से शब्द से होती है? आत्मा शब्द से। आत्मा शब्द मुख्य रूप से किसका, कौन से हमारे विषय का शब्द है? ये मुख्य रूप से ये है हमारे दर्शन शास्त्र विषय का। कौन से विषय का है? दर्शन शास्त्र विषय का। तो मनोविज्ञान की जो जननी है वो किसको माना गया है? मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना गया है। क्लियर है? तो पहला हमारा आज का नोट्स हो गया कि मनोविज्ञान की जो जननी है, मनोविज्ञान की जो जननी है वो क्या है? दर्शन शास्त्र है। क्या है बेटा? दर्शन शास्त्र है। देखो, दर्शन शास्त्र में कल हम लोगों ने देखा था कि दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से आत्मा का, परमात्मा का, वेदों का, पुनर्जन्म का, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, दर्शन शास्त्र विषय के रूप में भी लगभग 300 से 400 ईसा शताब्दी पूर्व या 300 से 400 बीसी का जो टाइम है, तब तक इस मनोविज्ञान के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। तब तक ये दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ाया जा रहा था। ये जो सब चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि भाई व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार का होगा तो उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा, ये सारा इस शताब्दी तक केवल और केवल दर्शन शास्त्र विषय के रूप में ही पढ़ाया जा रहा था। अब हुआ क्या? 300 से 400 शताब्दी का जो 400 बीसी का जो टाइम है, इस समय पे मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र में 3 दर्शन शास्त्री हुए। कितने दर्शन शास्त्री हुए?
तीन दर्शन शास्त्री, बड़ा आप लोग जानते भी होंगे उनका नाम। तीन दर्शन शास्त्री हुए, कौन कौन से थे? पहला दर्शन शास्त्री था सुकरात। कौन था? सुकरात। इस सुकरात का शिष्य था प्लेटो। कौन था इसका शिष्य? प्लेटो। और इस प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। कौन सा दार्शनिक था पहला? पहला दार्शनिक था सुकरात, दूसरा दार्शनिक था प्लेटो और तीसरा दार्शनिक था अरस्तु। इन तीन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय के रूप में, किसको? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया। कुछ बातें सुकरात के दर्शन में मिलती हैं मनोविज्ञान की, कुछ बातें प्लेटो के दर्शन में मिलती हैं, परंतु इन सब बातों का सही रूप से स्पष्टीकरण कौन से रूप से? सही रूप से जो स्पष्टीकरण होता है, सही रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देने वाला स्पष्टीकरण होता है, वो होता है अरस्तु के विचारों में। किसके विचारों में? अरस्तु के विचारों में। अरस्तु के जो दार्शनिक विचार थे उनमें मुख्य रूप से सबसे पहले मनोविज्ञान की झलक देखने को मिलती है। किसकी बेटा? मनोविज्ञान की झलक किसके विचारों में? अरस्तु के दार्शनिक विचारों में देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? अरस्तु की एक पुस्तक थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अरस्तु की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था डी एनिमा। क्या नाम था बेटा? डी एनिमा। किसकी पुस्तक है ये? अरस्तु की पुस्तक। इस डी एनिमा नामक पुस्तक में अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अरस्तु ने सबसे पहले अपनी पुस्तक, उस पुस्तक का क्या नाम है? डी एनिमा। डी एनिमा नामक पुस्तक में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया? इस बुक में इन्होंने मनोविज्ञान जो हमारा विषय है, इस विषय का नाम रखा मनादर्शन। क्या रखा? मनादर्शन। डी एनिमा नामक पुस्तक में मनोविज्ञान का नाम क्या रखा गया बेटा? मनादर्शन। तो आपको पता है हम दो शब्द लिखेंगे यहां पे, एक शब्द है हमारा मनादर्शन और दूसरा शब्द है हमारा मनोविज्ञान। पहला शब्द कौन सा है हमारा? मनादर्शन है, दूसरा हमारा मनोविज्ञान है। अगर हम इनको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखें, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें, तो इनके लास्ट में एक शब्द है, इसके लास्ट में है दर्शन और इसके लास्ट में है विज्ञान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने अब भी मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में पढ़ाया? दर्शन विषय के रूप में या दर्शन शास्त्र विषय के रूप में। तब ही, इसीलिए सबसे पहले मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति होती है वो होती है आत्मा के विज्ञान के रूप में। क्यों? क्योंकि इनके विषय का नाम क्या था यहां पे? मनादर्शन। क्या था? मनादर्शन। और दर्शन शब्द का सीधा सीधा जो संबंध है वो किससे है? दर्शन शास्त्र से है। तो मनोविज्ञान कौन से विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है? दर्शन शास्त्र विषय के रूप में। किसने पढ़ाना प्रारंभ किया? अरस्तु ने पढ़ाना प्रारंभ किया। कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख है? डी एनिमा नामक पुस्तक में इसका उल्लेख है। उस समय पे मनोविज्ञान का नाम क्या था? मनादर्शन। तो अगर
इस एक लाइन को आप लोग अच्छी तरीके से कंठस्थ करोगे, इस एक लाइन के अगर आप नोट्स बनाओगे, नोट डाल के लिखोगे, तो आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हमें लाइन क्या लिखनी है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र विषय के रूप में, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाने का श्रेय अरस्तु को जाता है। क्लियर है? किसको जाता है? अरस्तु को जाता है। दूसरा नोट डाल के इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनीमा में, किसमें? डी एनीमा में मनोविज्ञान को पढ़ाना प्रारंभ किया। किसको पढ़ाना प्रारंभ किया? मनोविज्ञान को पढ़ाना प्रारंभ किया। इस दौरान या इस समय मनोविज्ञान का नाम मनादर्शन रखा गया। इस दौरान मनोविज्ञान का नाम मनादर्शन रखा गया। क्लियर है यहां तक? देखो यहां पे क्या है? दर्शन है और यहां पे क्या है? विज्ञान है। अभी हम लोग इसको समझेंगे, इसको कैसे कैसे अलग किया गया। अब आपको इसी के नीचे एक नोट्स और डाल के लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, और आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखना। नोट्स क्या है वो? नोट डाल के लिखो आप, इसलिए मनोविज्ञान के आदिजनक, इसलिए मनोविज्ञान के आदिजनक, आदिजनक का मतलब होता है प्राचीन जनक। आदिजनक का क्या मतलब होता है? प्राचीन जनक, या मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र विषय के रूप में जनक, दर्शन शास्त्र विषय के रूप में जनक। दर्शन शास्त्र विषय के रूप में जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ऐसा भी हो कि मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, मनोविज्ञान के जनक भी बेटा अरस्तु ही माने जाते हैं। मनोविज्ञान के आदि जनक या मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। दर्शन शास्त्र विषय के रूप में भी इसके जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। क्लियर है? एक नोट और डाल के लिखना है यहां पे, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का उल्लेख, इस प्रकार का जो उल्लेख है, कौन सा उल्लेख? कि मनोविज्ञान के आदि जनक या मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र विषय के रूप में जनक अरस्तु माने जाते हैं। इस प्रकार का उल्लेख H.N. रेबर्न ने, किसने? H.N. रेबर्न ने। किसने बेटा? H.N. रेबर्न ने, या कई जगह इसका नाम लिख रखा है रायबर्न। दोनों एक ही, कंफ्यूज नहीं होना है। H.N. रेबर्न या रायबर्न ने उनकी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में किया है। किस प्रकार का उल्लेख? कि मनोविज्ञान के आदि जनक या मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र विषय के रूप में जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। और इस प्रकार का उल्लेख किसने किया है? H.N. रेबर्न ने। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? एन इंट्रोडक्शन टू
साइकोलॉजी। क्लियर है? ओके। देखो यहां पे हमें एक नोट और डाल के लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट डाल के लिखना है? कल मैंने आपको 3 भाषाएं बताई थी। एक भाषा बताई थी ग्रीक, दूसरी भाषा बताई थी लैटिन, और तीसरी भाषा मैंने बताई थी यूनानी। ग्रीक और लैटिन का लैटिन और यूनानी का एक ही मतलब है। ग्रीक का व्यवस्थित रूप लैटिन है, लैटिन का व्यवस्थित रूप यूनानी है। तो कल मैंने आपको ये 3 टर्म्स बताए थे। तो नोट क्या लिखना है आपको? नोट ये लिखना है कि साइकोलॉजी को, किसको? साइकोलॉजी को लैटिन भाषा में, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, आप सर्च करके देख लेना, किसी भी गाइड में पढ़ लेना, ये अगर नोट आपको कहीं पे भी मिल जाए तो। साइकोलॉजी को लैटिन भाषा में साइकोलॉजिया बोला गया है। साइकोलॉजी को लैटिन भाषा में साइकोलॉजिया बोला गया है। क्लियर है यहां तक? देखो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हो रही है? ग्रीक भाषा से हो रही है। ग्रीक भाषा का व्यवस्थित रूप कौन सा है? लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा का भी व्यवस्थित रूप कौन सा है? यूनानी है। या लैटिन या यूनानी को आप एक भी कह सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट इसका व्यवस्थित रूप माना गया है ये। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा नोट ये है कि मनोविज्ञान को लैटिन में क्या कहा गया है, या साइकोलॉजी को लैटिन भाषा में क्या कहा गया है? तो साइकोलॉजी को लैटिन भाषा में कहा गया है साइकोलॉजिया। क्या कहा गया है? साइकोलॉजिया। क्लियर है? ओके। तो ये था हमारा उत्पत्ति से संबंधित कि ग्रीक भाषा से उत्पत्ति कैसे कैसे हुई और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। देखो हमने अभी पढ़ा है कि मनोविज्ञान की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति है, उत्पत्ति का श्रेय हम लोग देते हैं अरस्तु को। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम था? डी एनिमा। था या नहीं था, या भूल गए? डी एनिमा नाम की पुस्तक थी। डी एनिमा नामक पुस्तक में उन्होंने इसका नाम क्या लिखा था? मनादर्शन। क्या लिखा था? मनादर्शन। रखा था या नहीं रखा था? अब भी देखो मनोविज्ञान को मनोविज्ञान नहीं बोला जा रहा है अरस्तु के समय। क्या बोला जा रहा है? मनादर्शन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मनादर्शन बोला जा रहा है। क्लियर है? मनादर्शन से मनोविज्ञान कैसे बना, ये अब हम लोग समझेंगे। शब्द क्या है? दर्शन। शब्द क्या है? विज्ञान। तो दर्शन में और विज्ञान में एक बड़ा अंतर है। या यहां पे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, मनादर्शन मुख्य रूप से किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की शाखा है, या दर्शन शास्त्र विषय के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। और ये कौन सी शाखा है? ये दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र शाखा है, या स्वतंत्र है ये। यहाँ पे दर्शन शास्त्र का कोई काम नहीं है। तो इस दर्शन को विज्ञान बनाने के लिए एक सबसे बड़े आधार की जरूरत होती है। इस दर्शन को विज्ञान बनाने के लिए सबसे बड़े आधार की जरूरत होती है। हम किसी भी विषय को जब विज्ञान बोलते हैं, किसी भी विषय को हम जब साइंस बोलते हैं, या किसी भी विषय को हम लोग साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में डिफाइन करते हैं, तो मुख्य रूप से कुछ शर्तें होती हैं। किसी भी विषय को विज्ञान बोलने के लिए कुछ शर्तें होती है। सबसे पहला जो शर्त होती है वो होती है कि जिस विषय को हम विज्ञान बोलेंगे उस विषय की एक पृथक प्रयोगशाला होगी। क्या होगी? पृथक प्रयोगशाला होगी। इस प्रयोगशाला में क्या किए जाएंगे? जो हमारे पास तथ्य हैं, जो हमारे पास फैक्ट है, उन फैक्टों का अध्ययन किया जाएगा।
अध्ययन करने के बाद में उनका प्रयोग किया जाएगा और प्रयोग के बाद में उन तथ्यों की जांच होगी। तथ्यों की जांच करके जब उस प्रयोग में वो तथ्य सही निकलेंगे तभी हम उस विषय को क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। तो दर्शन को या दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने के लिए बीच में आधार क्या हो गया, बीच में आधार हो गया प्रयोगशाला। तो अब काम स्टार्ट किसका हो गया कि इस विषय को हमें स्वतंत्र विषय बनाना है। मनोविज्ञान विषय को दर्शन शास्त्र से हमें अलग करना है। तो काम किसका स्टार्ट हो गया, प्रयोगशाला बनाने का। किसका ना काम स्टार्ट हो गया, प्रयोगशाला बनाने का। तो हुआ क्या, जनरली हुआ ये कि एक समय काल याद रखना है आपको, 1590 ईस्वी। इस समय काल में लगभग 1590 ईस्वी का मतलब हो गया लगभग 16वीं शताब्दी, ये हो गया ना, लगभग 16वीं शताब्दी में 1590 के आसपास एक मनोवैज्ञानिक हुए। उस मनोवैज्ञानिक का नाम था रूडोल्फ गोइंकल या रूडोल्फ गोइकल, एक ही बात है, कंफ्यूज ना हुए। क्या नाम है उसका, नाम है रूडोल्फ गोइंकल या रूडोल्फ गोइकल। कौन सा टाइम पीरियड है, 1590 ईस्वी। कौन सा टाइम पीरियड है, 1590 ईस्वी। कौन सा टाइम पीरियड है बेटा, 1590 ईस्वी। 1590 ईस्वी में क्या नाम है हमारा, रूडोल्फ गोइंकल। रूडोल्फ गोइंकल ने क्या किया कि जो ये हमारा दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान को क्या बोला गया है, मनादर्शन बोला गया है। क्या बोला गया है, मनादर्शन बोला गया है। तो सबसे पहले 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोएंकल ने इस मनादर्शन का नाम परिवर्तित करके और क्या बोलने लग गए, मनोविज्ञान बोलने लग गए। क्या बोलने लग गए, मनोविज्ञान बोलने लग गए। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोएंकल या रूडोल्फ गोएकल द्वारा किया गया था। ये नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके नीचे भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है और कई बार ये पूछा भी गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। क्या किया इसने, 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोएकल ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और उसके नीचे कोष्टक में लिख लेना, इस मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग उनकी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। पुस्तक का क्या नाम है उनकी, साइकोलॉजिया। तो बेटा ये शब्द हमने एक बार और सुना है अभी थोड़ी देर पहले। कब सुना है, हमने ये सुना है कि मनोविज्ञान को लैटिन में भी क्या बोलते हैं हम, साइकोलॉजिया बोलते हैं। और साइकोलॉजिया किसकी पुस्तक का नाम था, रूडोल्फ गोएकल की पुस्तक का। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, क्योंकि सबसे पहले इसमें इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1590 ईस्वी में किया था। क्लियर है। तो मनादर्शन से क्या हो गया, मनोविज्ञान हो गया। अब बात बोल तो दिया उन्होंने, मनादर्शन से मनोविज्ञान बोल तो दिया, परंतु मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी विषय को विज्ञान बोलने का मतलब क्या है कि उसकी एक पृथक प्रयोगशाला होगी, उस प्रयोगशाला में अध्ययन किए जाएंगे, उस प्रयोगशाला में अध्ययन करके कुछ प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग करने के बाद में तथ्यों की जांच होगी और फिर निष्कर्ष निकाले जाएंगे।
तो अब काम किसका स्टार्ट हो गया? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलने का। किसका काम स्टार्ट हो गया? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलने का। कैसे काम स्टार्ट हुआ? देखो, विदेशों में जितने भी प्राचीन काल के दार्शनिक हैं, प्राचीन काल के मनोवैज्ञानिक हैं, इन सब का जो उदय होता है वो ज़्यादातर विदेशों में ही होता है। हालांकि भारत में भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, भारत में भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, परंतु इन्होंने, जैसा कि हम लोग आज भी बोलते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, तो भारत में लगभग, आप लोग ताज्जुब करोगे कि भारत में मनोविज्ञान को लगभग 1915 से पहले तक दर्शन शास्त्र विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा था। बताओ, तो मनोविज्ञान को अलग करने का काम किसने किया है? विदेशी जितने भी हमारे बाहर के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है। और इन मनोवैज्ञानिकों में मुख्य रूप से 2 मनोवैज्ञानिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कितने मनोवैज्ञानिक? 2 मनोवैज्ञानिक। उन 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम क्या क्या है? आपके मन में आ भी गया होगा वो नाम, परंतु मैं आपको बता देता हूं। एक मनोवैज्ञानिक का तो नाम है विलियम जेम्स। क्या नाम है? विलियम जेम्स। और दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम वुंट। दूसरे मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? विलियम वुंट। विलियम जेम्स अमेरिका के थे। कहां के थे बेटा ये? अमेरिका के थे। और विलियम वुंट जर्मनी के थे। विलियम जेम्स कहां के हैं बेटा? अमेरिका के हैं। और विलियम वुंट कहां के हैं? जर्मनी के हैं। और मैंने ये कह दिया कि इनका काम क्या है? प्रयोगशाला खोलने का। क्या काम है इनका? प्रयोगशाला खोलने का। तो विलियम जेम्स ने तो अपनी प्रयोगशाला कहां खोली? अमेरिका में खोली। और विलियम वुंट ने अब अपनी प्रयोगशाला कहां खोली? जर्मनी में खोली। हुआ क्या? एक समय पीरियड याद रखना है आपको, 1875। थोड़ा सा ऐसे याद रहेगा, 1875। क्लियर है? एक समय पीरियड हमें एक और याद रखना है, 1879। एक समय पीरियड कौन सा हो गया? 1875। एक समय पीरियड हो गया हमारा 1879। और तीसरा हमारा समय पीरियड आएगा 1883। ये 3 समय पीरियड बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा अब आपको। कई लोगों के मन में विचार आ गया होगा कि इन 3 में से गुरुजी हम एक तो जानते हैं, एक का तो पता है हमें, कौन से वाले का? इस बीच वाले का, कि इसका तो पता है, परंतु इन 2 का नहीं पता। इन 2 का मैं बताता हूं आपको। मैंने कल आपको कहा था ना क्लास में कि बेटा आपको जो हमारी ऑनलाइन क्लास मिलेगी, इस ऑनलाइन क्लास में आपको नए नए फैक्ट मिलेंगे, अलग चीजें मिलेंगी जो आपको इस बाजारों दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। क्योंकि मैंने कल आपको रेफरेंस बुक बताई थी, और जितना भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उन सारी रेफरेंस बुक का निचोड़ है। वहीं से सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वहीं से उन बुक्स को पढ़ के सारे नोट्स बनाए जाते हैं। तो उन बुक्स में लिखा हुआ है, ये 2 जो डेट हैं ये आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ी होंगी, 1875 और 1883। अब इनको याद कैसे रखना है हमें? देखो, मनोविज्ञान का काम क्या हो रहा है? दर्शन शास्त्र से अलग करने का, जिसके लिए जरूरी क्या है? प्रयोगशाला खोलना। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो 1875 में खोली गई। मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनना है।
कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला, सबसे पहली प्रयोगशाला कौन सी प्रयोगशाला है यहां पे? सबसे पहली प्रयोगशाला। क्या टाइम पीरियड है उसका? 1875। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1875 में, 1875 में 1875 में विलियम जेम्स द्वारा, विलियम जेम्स द्वारा, कहां के थे विलियम जेम्स? अमेरिका के। तो कहां पे खोलेगा वो? अमेरिका में। विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खोली गई। किसमें खोली गई? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खोली गई। मैं जो कह रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि अभी एक शब्द आएगा जो इन दोनों में डिफरेंस करेगा। मैंने कहा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1875 में विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खोली गई, और इस प्रयोगशाला को नाम दिया गया निर्देशन प्रयोगशाला। डेमोन्स्ट्रेशन लैबोरेटरी, निर्देशन प्रयोगशाला। छोटी प्रयोगशाला थी, इसलिए इसको क्या बोला गया? निर्देशन प्रयोगशाला बोला गया। इसलिए जब ये छोटी प्रयोगशाला थी तो मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रयोगशाला को मानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि बोला जी ये मनोविज्ञान की वैलिड प्रयोगशाला नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने मानना, मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रयोगशाला को मान्यता देने के लिए इनकार कर दिया। अब हुआ क्या? इसके बाद एक समय पीरियड मैंने आपको लिखाया था 1879। कौन सा समय पीरियड लिखाया था? 1879। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, कौन सा नाम है बेटा? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। कौन से शहर में है ये? लिप्जिंग शहर में है। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक प्रयोगशाला खोली गई। प्रथम वैधानिक प्रयोगशाला खोली गई। जर्मनी के कौन थे अपने? भूलना नहीं है। जर्मनी के कौन थे? विलियम वुंट। और अमेरिका के कौन थे? विलियम जेम्स। तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, कौन से शहर में? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक प्रयोगशाला। और यहां शब्द क्या है? प्रथम प्रयोगशाला। तो बीच में क्या आ गया? वैधानिक। वैधानिक का मतलब है कि जिसको मान्यता दी गई हो, जिसको मान्यता दी गई हो, जिसको सरकार ने, जिसको मनोवैज्ञानिक संघ ने अप्रूव किया हो। तो मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने खोली। कब खोली? 1879 में खोली। कहाँ खोली? जर्मनी में खोली। कौन से शहर में खोली? लिप्जिंग शहर में खोली। कौन सा विश्वविद्यालय था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय था।
देखो एक लाइन में कितने हमारे क्वेश्चन बन गए, बने हैं नहीं बने। और ये क्वेश्चन आए हुए, आप पुराने पेपर देखना, मैं जब आपको हमारा क्वेश्चन आंसर वाला जब सेशन होगा, जब इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में, तब मैं आपको प्रीवियस ईयर में आरपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, एच टेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, यूपी टेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आर टेट में कौन कौन से आए हैं, रीट में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो एक लाइन में देखो कितने क्वेश्चन बन गए। क्लियर है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है? इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? लिपजिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में। कौन से शहर में है? लिपजिंग शहर में है। क्लियर है? वर्तमान में उसका नाम क्या है? समझ रहा हूं मैं तुम लोग क्या सोच रहे हो। सब लोगों के मन में आ गया होगा इसका आंसर, आ गया होगा, परंतु जो तुम्हारा आंसर है बड़ा गलत है। बोलोगे गुरुजी गाइड में पढ़ा है। बेटा मैंने कल ही कहा था तुम्हें कि गाइड को हाथ जोड़ दो, गाइड को फॉलो नहीं करना है। क्लियर है? बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है गाइड को। गाइड में क्या पढ़ा है? गाइड में यह दे रखा है कि वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को, मैं यहां लिख देता हूं, वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कौन से विश्वविद्यालय के नाम से? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यही लिखा हुआ है ना, मुझे पता है। यहां बेटा आपको बहुत ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये हमारे गाइड में लिखा हुआ है, परंतु बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग अपडेट है। क्या रॉन्ग अपडेट है? अब मैं इसको व्याख्या करके बताता हूं। देखो लिपजिंग पहले कहां खोली जा रही है प्रयोगशाला? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। उस लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम 1953 में परिवर्तित करके कर दिया गया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या कर दिया गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उस लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया। हुआ क्या? 1953 से लेकर के और 1990-91 का जो समय है, कौन सा? 1953 से लेकर के 1990-91 का जो समय है, तब तक वह लिपजिंग विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। परंतु वर्तमान में 1990-91 के बाद में इस कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके पुनः लिपजिंग विश्वविद्यालय कर दिया। क्या कर दिया? पुनः लिपजिंग विश्वविद्यालय कर दिया। अब कई लोगों के दिमाग में स्क्रू थोड़े से टाइट हो गए। बोले गुरुजी तो महान आ गए, गुरुजी महान आ गए। हमने तो आज तक पढ़ाई यही है कि वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हमने तो यही पढ़ा है और गाइड में भी यही लिखा है। हम गुरुजी की बात नहीं मानेंगे। बेटा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मत मानो। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में और कई लोगों के जो मन है ना, इसमें एक चीज घोल के डाली हुई है। क्या घोल के डाली हुई है? कि फलाना पब्लिकेशन की बुक फलाने के द्वारा लिखी गई है और वो व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करता हूं वो व्यक्ति गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि वो व्यक्ति वर्तमान से अपडेट नहीं है। किस लिए अपडेट नहीं है? आप गूगल पे सर्च करके देख लो, आप विकिपीडिया पे सर्च करके देख लो, आपको यही फैक्ट मिलेगा। आप किसी भी पुस्तकालय में जाकर के इस बुक्स को उठाओ, किसी भी पुस्तकालय के आप जो जर्नल्स आते हैं उस बुक्स में देखो, उन जर्नल्स में देखो, आपको यही देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कि वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय को लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं, मैं यही हूं, मैं आऊंगा अगली बार भी, जब लेक्चर आएगा उसमें मैं आऊंगा और हम लोग करेंगे और भी डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम क्या है? लिपजिंग विश्वविद्यालय ही है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कब हुआ? 1953 में हुआ। और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम को कब चेंज कर दिया? 1990-91 में चेंज कर दिया। और क्या रख दिया? लिपजिंग विश्वविद्यालय रख दिया। आ रहा है? लग रहा है? पता है मुझे, पता है बेटा, जो आपके पास मैंने कल कहा था ना, जो नॉलेज है, थोड़ा सा अपडेट रहना है अपने को। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब खोली गई? कब खोली गई? इसको मैं मिटा देता हूं। मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक प्रयोगशाला 1879 में खोली गई। किसने खोली? विलियम वुंट ने खोली। कहां पे खोली? लिपजिंग विश्वविद्यालय में खोली। लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम 1953 में क्या किया? कार्ल मार्क्स नाम किया गया। कार्ल मार्क्स के नाम से जानी जाती थी ये 1953 में। 1953 से लेकर के और 1990-91 का जो समय है, तब तक ये कार्ल मार्क्स के नाम से जानी जाती थी। और उसके बाद पुनः नाम परिवर्तित करके इसका क्या कर दिया? लिपजिंग विश्वविद्यालय कर दिया। क्या कर दिया? लिपजिंग विश्वविद्यालय कर दिया। तो वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम क्या है? वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय का नाम लिपजिंग विश्वविद्यालय ही है। जब मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा खोली गई, तो मनोविज्ञान के जनक कौन से विषय के रूप में? स्वतंत्र विषय के रूप में। स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट माने जाते हैं। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी मानते हैं हम। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है? विलियम वुंट है। और तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान के आधुनिक जनक भी विलियम वुंट ही माना गया है। विलियम जेम्स नहीं माना गया है बेटा। क्लियर याद रखना है आपको, गाइड को फॉलो नहीं करना है। अरुण कुमार सिंह की पुस्तक का नाम मैंने कल बताया था तुम्हें, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की रूपरेखा। दोनों बुक्स अलग अलग हैं, आप इन दोनों बुक्स में देख लेना। अरुण कुमार सिंह ही उसका राइटर है, ऑथेंटिक बुक है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान के आधुनिक जनक विलियम वुंट को माना गया है, ना कि विलियम जेम्स को माना गया है। किसको माना गया है? विलियम वुंट को माना गया है। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? अब मैंने आपको 2 डेट तो मैंने क्लियर कर दिया आपकी, अब बचती है तीसरी डेट। कुछ लोगों को थोड़ा सा दिमाग में सुन हो रहे होंगे, बट कोई बात नहीं बेटा, जब आप अपडेट होगे तब ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि फैक्ट कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको।
तीसरी मैंने डेट लिखी थी 1883। देखो इस डेट को हमें क्यों याद रखना है? अमेरिका में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम जेम्स ने खोली थी। किसने खोली थी? विलियम जेम्स ने। परंतु उस प्रयोगशाला को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। क्या नहीं दी गई थी? वैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। इसलिए उस मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को ज्यादा नहीं स्वीकार किया गया। तो किसको किया गया? 1883। ये टाइम याद रखना है आपको। इस समय काल में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था G.S. हॉल। क्या नाम था? G.S. हॉल। G.S. हॉल ने अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में कौन सा विश्वविद्यालय बेटा? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अमेरिका की वैधानिक प्रयोगशाला खोली गई। कौन सी प्रयोगशाला? वैधानिक प्रयोगशाला, जिसको अमेरिका की सरकार ने मान्यता दी हो। वैधानिक प्रयोगशाला किसने खोली अमेरिका में? G.S. हॉल ने खोली। किसने खोली? G.S. हॉल ने खोली। कब खोली? 1883 में खोली। कौन से विश्वविद्यालय में खोली? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में खोली। क्लियर है? और उसने कहां खोली थी? अपने जेम्स भाई साहब ने। कब खोली थी? 1875। कहां पे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। परंतु वो वैधानिक प्रयोगशाला नहीं थी। फिर भी देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, फिर भी अमेरिका में मनोविज्ञान के जो जनक हैं या अमेरिकन मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स ही माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स ही माने जाते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित कुछ फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट आपको याद होंगे। आप इसका रिपीट करेंगे तो आपको ये फैक्ट याद हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मनोविज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखो कुछ परिभाषाएं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मनोविज्ञान की लगभग 50 से ऊपर परिभाषाएं हैं। तो मैं कुछ परिभाषाएं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा मत सोचना कि पेपर में आएगा, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवाता हूं। देखो पहली हमारी जो डेफिनेशन है वो वाटसन की डेफिनेशन है। जानते हो ना इस वाटसन को? कौन सा वाटसन है ये? आ रहा है याद? 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उनमें योग्यता ना होते हुए भी मेरी इच्छा अनुसार उन्हें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, यहां तक कि चोर एवं बेईमान भी बना दूंगा। वही वाला वाटसन। उस वाटसन की क्या डेफिनेशन है? वाटसन ने ये कहा गया था कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का, किसका? व्यवहार का विशुद्ध, प्योर, विशुद्ध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्योर, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। क्या है? धनात्मक विज्ञान है। प्योर एंड पॉजिटिव साइंस है। साइकोलॉजी इज ए डिफाइन
एज ए प्योर एंड पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान को व्यवहार के विशुद्ध एवं धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा किसका कथन था? ऐसा कथन था वाटसन का। क्लियर है? दूसरी परिभाषा आती है स्किनर की। दूसरी प्रयोगशाला किसकी आती है? स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को मुख्य रूप से व्यवहार व अनुभव के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साइकोलॉजी इज ए डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस, कि मनोविज्ञान को हम व्यवहार व अनुभव के विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। तीसरा हमारा डेफिनेशन आता है बोरिंग। नाम है ये, हंसो मत। बोरिंग, वो पानी वाला बोरिंग नहीं, मनोवैज्ञानिक का नाम है बोरिंग। इसके साथ में एक मनोवैज्ञानिक हुए लैगफेल्ड। कौन थे? लैगफेल्ड व वेल्ड। इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मुख्य रूप से मानव प्रकृति का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मानव प्रकृति का अध्ययन है। इन्होंने इसको किसका अध्ययन माना? मानव प्रकृति का। साइकोलॉजी इज ए डिफाइन एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्या? मनोविज्ञान। किसके अनुसार? बोरिंग, लैगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार। क्लियर है? अब चौथा हमारा मनोवैज्ञानिक आता है जो आपका लास्ट तक पिंड नहीं छोड़ेगा। वो हर जगह अपनी टांग घुसाया है। हर जगह उसने अपनी डेफिनेशन दी है। हर जगह मनोविज्ञान में रटा हुआ है वो, तो सब बच्चों को पता है। वो मनोवैज्ञानिक हमारे आते हैं क्रो एंड क्रो, क्रो एवं क्रो। अब कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि गुरुजी ये एक है या दो है? ये दो है बेटा, एक तो ध्यान ये रखना है। क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है बेटा? मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। किसके अनुसार? क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें इसमें आगे, तो आगे एक हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। उन मनोवैज्ञानिक का नाम है मैकडूगल। क्या नाम है? मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव आचरण का विज्ञान है। मानव आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है?
मानव व्यवहार व आचरण का यथार्थ विज्ञान है। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। अगर हम लोग बात करें, एक हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था मन, मनोवैज्ञानिक है ही। मन के अनुसार क्या है कि उन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ये किसने कहा है? ये कहा है मन ने। मन ने क्या कहा है कि जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ये किसने कहा है? मन ने कहा है। वाटसन ने क्या कहा था कि व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। स्किनर के अनुसार व्यवहार व अनुभव के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। बोरिंग, लेगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का यथार्थ विज्ञान है। और मन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। क्लियर है? ये हैं हमारी कुछ परिभाषाएं। अब अगर हम लोग इन परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालते हैं, इन सारी की सारी परिभाषाओं का अगर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, तो मुख्य रूप से हम क्या कह सकते हैं? मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। तो अगर हम इन परिभाषाओं का, इसकी उत्पत्ति का, इसकी प्रस्तावना का अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष में हम लोग पहला पॉइंट क्या बनाएंगे कि निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है, सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? सकारात्मक विज्ञान है। पहली बात, इस सकारात्मक विज्ञान को कई जगह ये लिख रखा है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान, इसको भी हम बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। इसको कई जगह लिख रखा है कि मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है, ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है। और मनोविज्ञान क्या है? वस्तुपरक विज्ञान है। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या आएगा कि मनोविज्ञान मानव व पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व पशु, यहां पे मानव भी है, पशु भी है, परंतु अध्ययन किसका कर रहा है? वो व्यवहार का। मनोविज्ञान मानव व पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और तीसरा अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें, तो तीसरे निष्कर्ष में हमें यह पता लगेगा कि मनोविज्ञान मुख्य रूप से संज्ञानात्मक क्रियाओं, कोग्निटिव प्रोसेस जो हमारी होती है, कोग्निटिव इंटरेक्शन जो हमारे होते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाएं। अच्छा, ये होती क्या है संज्ञानात्मक क्रियाएं? टर्म्स आ गया तो मैं समझाता हूं। हालांकि जब हम लोग जीन पियाजे पढ़ेंगे तब इसको और भी क्लियर करेंगे। अभी मैं बता देता हूं थोड़ा सा नॉर्मल से। संज्ञानात्मक क्रियाओं का मतलब होता है, जैसे हम लोग कुछ टर्म्स आते हैं हमारे, चिंतन करना, तर्क करना, वाद विवाद करना, याद रखना। ये जितने भी शब्द हैं,
ये सारे के सारे शब्द किस में आते हैं? संज्ञानात्मक क्रियाओं में। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ऐसी क्रियाएं जो मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मानव के मन में सोची जाती हैं, विचारी जाती हैं, चिंतन किया जाता है, उनका तर्क किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है और उनको मस्तिष्क में संग्रहित किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक क्रियाएं कहते हैं। तो मनोविज्ञान संज्ञानात्मक क्रियाओं, दूसरा अनुभवों, व पर्यावरण के साथ होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पर्यावरण के साथ होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो मुख्य रूप से हमें पर्यावरण के साथ समायोजन में सहायता करता है। जो मुख्य रूप से हमें पर्यावरण के साथ समायोजन में सहायता करता है। तो ये हमारा जो मनोविज्ञान की जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, उन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या है। उसको हम विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, उसको हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।